हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, ऑल ओवर इंडिया में जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन में टाइम का बहुत मिसयूज हो रहा था, काफ़ी लंबा मिसयूज हो रहा था। मुझे लगा 15 के बाद शायद कुछ सही यूज हो जाए, बट गवर्नमेंट ने 3 मई तक इसको एक्सपेंड कर दिया है। तो इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैं ऑनलाइन वीडियो का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए पहले स्टार्ट होगा, और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेगा, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो 12th क्लास का फर्स्ट बुक है, उसमें 9 चैप्टर हैं। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है, और फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में ही न्यूमेरिकल है। इसके बाद हमें न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलते हैं। मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो हर चैप्टर में न्यूमेरिकल बनने के चांसेस रहते हैं। तो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स में न्यूमेरिकल बनते हैं, काफी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होते हैं। और उन 5 चैप्टर में से अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ, सॉलिड स्टेट, तो ये इमेजिनेशन पर बेस्ड बहुत इजी चैप्टर है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इसके कंसेप्ट सबसे अच्छे क्लियर होते हैं सॉलिड स्टेट के। इसके लिए बोर्ड ने 4 मार्क्स डिसाइड किए हुए हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ठोस अवस्था करके देखते हैं। बच्चों, अगर मेरे इस वीडियो लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो जाता है तो मेरे टाइम का काफ़ी अच्छा यूज़ होगा। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर जब भी आपको ये वीडियो पहुंचे, आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप करके अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर अच्छा फीडबैक मिलेगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा लॉकडाउन तक भी, लॉकडाउन के बाद भी। तो बच्चों, पॉइंट पे आते हैं। सॉलिड स्टेट जो हमारा चैप्टर में 4 मार्क्स इसके लिए डिसाइड है, इसमें सबसे पहला हमारे पास है सॉलिड होता क्या है। तो हमें मालूम है कि जो मैटर है बच्चों, जो सब्सटेंस होता है, जनरली इसका 5 स्टेजेस होते हैं, बट जो मेन स्टेज होती है वो 3 स्टेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो हम लोग को मैटर अपने अराउंड देखने को मिलता है वो या तो सॉलिड फेज में दिखता है, या लिक्विड फेज में दिखता है, या फिर गैसियस फेज में दिखता है जनरली, या मेनली कहा जाए। इसमें लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के बारे में हम लोग फर्स्ट ईयर के 5th चैप्टर में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। बाकी आप लोग जब हायर स्टडी करेंगे तो आपको चीजें और ऐड होती जाएंगी। यहां पर हम लोगों को सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करना है। तो बच्चों, सॉलिड क्या होता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हम। जिसका वॉल्यूम डेफिनेट हो, जिसका शेप डेफिनेट हो, जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, जिसमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग हो, पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं हो, बहुत कम गैप हो, जिस वजह से ओनली ये वाइब्रेशन कर सके, काइनेटिक एनर्जी इनके अंदर बहुत कम मिले, और एक दूसरे को टाइटली होल्ड करने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इनके अंदर काफी ज्यादा मिले। तो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, लेस कंप्रेसिबिलिटी। लेस कंप्रेसिबिलिटी का मतलब प्रेशर दे रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट ये कंप्रेस नहीं हो रहा, बहुत कम कंप्रेस हो रहा है। बिकॉज आपको मालूम है पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम है, तो कंप्रेस नहीं कर सकते हैं उसको, बहुत कम अमाउंट में कंप्रेस होता है। इसको और एक्सप्लेन करते हैं आगे हम। इसका डेंसिटी काफी ज्यादा हो, बिकॉज आप लोगों को मालूम है कि सेम वॉल्यूम अगर मैं किसी लिक्विड का ले लेता हूं तो उसके बीच में गैप ज्यादा होगा, तो सेम वॉल्यूम में कम पार्टिकल निकल करके आएंगे, और जब सेम वॉल्यूम में कम पार्टिकल निकल करके आएंगे तो उनका मास कम होगा, और मास कम होगा तो फिर डेंसिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। बट अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा एडजस्ट हो पाएंगे, वेट ज्यादा आएगा, और यूनिट वॉल्यूम में अगर वेट ज्यादा आएगा, मास ज्यादा आएगा, तो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी भी ज्यादा आएगी। क्लियर? तो हम लोग कहते हैं इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। इनका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। वेपर प्रेशर का क्या मतलब है बच्चों, कि हम इसको हीट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, रूम के टेम्परेचर में हमने इसको रख दिया है। तो रूम के टेम्परेचर पे क्या होता है कि थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से पार्टिकल्स जो हैं स्कैप करते हैं, बाहर निकलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलते उड़ जाते हैं ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशंस। तो इन वाइब्रेशंस की वजह से जब पार्टिकल उड़ने लग जाते हैं तो ये
सरफेस पे ही प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सरफेस से लेयर से बाहर निकल गए और बाहर निकल करके लेयर पर ही एक प्रेशर अप्लाई करने लगे, कलीजन करने लगे। इस प्रेशर को ही हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब अगर हमारे पास सॉलिड होगा तो पार्टिकल्स के बीच की पैकिंग काफी ज्यादा होगी, और पैकिंग काफी स्ट्रांग होगी, तो आपको मालूम है कि पार्टिकल्स का एस्केप करने का चांस बहुत कम होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रांग होल्डिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में मजबूत बल होने की वजह से, स्ट्रांग अट्रैक्शन होने की वजह से पार्टिकल्स का सरफेस से जो रिमूवल हो रहा था, सरफेस से ड्यू टू वाइब्रेशन, थर्मल वाइब्रेशन जो एस्केप कर रहे थे, उसके एस्केप करने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। तो यहां पर ज्यादा वेपर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, तो ऑब्वियसली प्रेशर भी कम आएगा। बट अगर विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड हम सेम मैटर का लिक्विड स्टेट देख लें, सेम मैटर का लिक्विड स्टेट देख लें, आइस और वाटर, तो यहां पर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल कम होगा, तो सेम टेंपरेचर पे ज्यादा पार्टिकल एस्केप करेंगे, और ज्यादा पार्टिकल एस्केप करेंगे तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए इस पर? आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए इन चीजों को अपने इस पर। मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो आप जानते हैं मेरी स्पेलिंग प्रॉब्लम होगा और काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, वीडियो लेंथी बन जाएगा, वीडियो शॉर्ट बनाने जिससे अपलोड करने में इजी हो, सेंड करने में इजी हो। तो हमने कहा सॉलिड के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, निश्चित आयतन, निश्चित आकार, लेस कंप्रेसिबिलिटी, दबने का गुण बहुत कम हो, संपेद्यता ना हो जिसे हम कहते हैं, जनरली हाई डेंसिटी, घनत्व काफी ऊंचा निकल करके आए। इसके बाद वेपर प्रेशर बहुत कम हो, यानी कि टेम्परेचर के थ्रू जो पार्टिकल्स एस्केप कर रहे हैं थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से, वो लेस क्वांटिटी में एस्केप करें। तो ये चीजें मैंने बोर्ड पे नोट डाउन की हुई हैं, जैसे थोड़ा टाइम बच जाए। सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, ठोस के गुणधर्म, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, निश्चित आयतन, निश्चित आकार, जनरली हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व, जनरली वर्ड इसलिए लगाया है बिकॉज कुछ एक्सेप्शनल भी आते हैं इसके अंदर, रबर वगैरह आ जाएंगे, वो हम आगे डिटेल स्टडी करना उनका। लेस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को आप अपने 5th चैप्टर के कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से थोड़ा सा अलग रखिएगा। वहां पर हम ओनली गैसेस पे बात करते थे, पीवी इक्वल टू एनआरटी के बेसिस पे जो हम एक्सप्लेन करते थे, पीवी अपॉन एनआरटी इज कॉल्ड जेट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, उसे थोड़ा सा अलग है। यहाँ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मतलब होता है चेंज इन यूनिट वॉल्यूम बाय यूनिट चेंज इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर में यूनिट चेंज करने से यूनिट वॉल्यूम में जितना चेंज आ जाए, प्रेशर में यूनिट चेंज करने से, प्रेशर को यूनिट अमाउंट में इंक्रीज करने से यूनिट वॉल्यूम में जितना चेंज आ जाए, प्रेशर को 1 यूनिट से इंक्रीज करने पर वॉल्यूम में या यूनिट वॉल्यूम में जितना चेंज आ जाए, ऑब्वियस है डिक्रीजमेंट आएगा, जितना भी डिक्रीजमेंट आ जाए उसी डिक्रीजमेंट को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको ऐसे समझिए, सपोज मेरे पास एक क्यूब है या फिर मेरे पास इस टाइप की कोई सॉलिड बॉडी है, और इस सॉलिड बॉडी पे मैंने बाहर से 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का फोर्स प्रेशर सडनली बढ़ा दिया। तो जब मैं इसको 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर सडनली बढ़ाता हूं तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा कंप्रेस करेगा। तो अगर इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा प्रेशर्स की वजह से जितना भी कंप्रेशन होगा, जितना भी डिक्रीजमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दोबारा सुनिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा प्रेशर्स की वजह से जितना डिक्रीजमेंट होगा उसी को हम बोलेंगे इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली बीटा से, और फॉर्मूला लिखते हैं -1/v dv/dt। ये dv/dt मैथमेटिकल डिफरेंशिएशंस के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में डील किए होंगे, आई थिंक, मतलब भूल भी गए हम, फर्स्ट ईयर में थे, 12th में थे। तो dv/dt चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर बाय यूनिट वॉल्यूम। तो जब ओवरऑल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो ये यूनिट के लिए आ जाएगा। माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है कि जब भी आप प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में डिक्रीजमेंट आएगा। यही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर हम लिक्विड पे अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो लिक्विड पे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो ज्यादा कंप्रेस करेगा, और गैस में अगर हम 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर सडनली इंक्रीज करेंगे तो बहुत ज्यादा कंप्रेस करेगा।
इसलिए हमने लिखा है कि सॉलिड है तो लेस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होगा और गैसेस में बहुत ज्यादा होगा। यहां पर क्या चीज वैरी कर रही है, डीवी, बिकॉज ये तो हमने फिक्स करना है, यूनिट चेंज करना है इसमें जो चेंजेस आएगा वो स्टेट पे डिपेंड करेगा। सॉलिड स्टेट होगा तो बहुत लेस वैल्यू आएगी, गैसियस स्टेट होगा तो बहुत हाई वैल्यू आएगी। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ओनली डिक्रीजमेंट हो रहा है, इसे इंडिकेट कर रहा है, मैथ्स मत लगा दीजिएगा इसके पीछे। तो बीटा इक्वल टू -1/v dv by dt, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आप ऐड कर लेंगे तो अच्छा होगा, एडिशनल होगा, अदरवाइज मैंने एनसीईआरटी में कहीं मेंशन किया हुआ नहीं मिला इसको। अच्छा, इसके बाद बच्चों सॉलिड के अंदर हम लोगों को यहाँ पर इसकी कैटेगरी पर स्टडी करना है कि सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग एक टॉपिक समझते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सीपी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवयव। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सीपी यानी कि अवयव। एक्चुअली बच्चों, जब भी कोई हम सॉलिड लेंगे या कोई भी सब्सटेंस लेंगे तो वो कुछ पार्टिकल से कंसिस्ट होगा, ऑब्वियसली कुछ पार्टिकल से कंसिस्ट होगा। तो जिन पार्टिकल से ये कंसिस्ट होगा उसी को हम सीपी बोलेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आपकी कोई भी बॉडी जिन स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से कंसिस्ट होगी उन्हीं को हम बोलेंगे सीपी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। हिंदी में बोलेंगे तो उसके अवयव या अवयव। जो सीपी होते हैं ये सीपी आपके आयंस हो सकते हैं, ये सीपी आपके एटॉम्स हो सकते हैं और ये सीपी आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। यानी कि किसी सॉलिड के फॉर्मेशन में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जॉब कर सकते हैं वो आयन कर सकते हैं, एटम्स कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं और ये सिंगल टाइप ऑफ आयंस भी कर सकता है, जनरली कैटायन इसको। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी भी सॉलिड के, लिक्विड के या गैस के फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम अवयव बोलते हैं हिंदी में। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं ये आयंस हो सकते हैं, कैटायन एनायंस, ये एटम्स हो सकते हैं लाइक कार्बन 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 कार्बन, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं H2 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 और हो सकता है कि ओनली कैटायन हो Al+3 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 Al+3। तो इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का सॉलिड के अंदर एक अरेंजमेंट होता है। अगर हम पर्टिकुलर सॉलिड की बात करते हैं तो इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का सॉलिड के अंदर एक अरेंजमेंट होता है। चलिए सपोज कीजिए कि मेरा सॉलिड A एंड B टू टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से कंसिस्ट है और ये मैंने एक अरेंजमेंट शो किया हुआ है इन द सॉलिड। इसको विजिबल कर पाना ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, कैसे मालूम चलता है, हम आगे बात करते हैं। तो हमारे पास कोई सॉलिड है जो A एंड B दो टाइप के पार्टिकल से कंसिस्ट है और मैंने इन पार्टिकल्स को एक अरेंजमेंट आपको शो किया हुआ है। तो इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि A एंड B का जो सीक्वेंस आ रहा है, A और B का जो अरेंजमेंट आ रहा है वो थ्रू आउट द सॉलिड सेम आ रहा है, थ्रू आउट द सॉलिड सेम आ रहा है। पूरे के पूरे सॉलिड के अंदर A और B का जो अरेंजमेंट है, जो रिपीटेशन है वो सेम है। तो इस टाइप के सॉलिड को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और रियल सॉलिड, ठोस सॉलिड, वास्तविक ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। दोबारा से देखिए, कोई भी सॉलिड है वो पार्टिकल से कंसिस्ट है जिन्हें हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल रहे हैं। यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर ओवरऑल सॉलिड के अंदर एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हमारा जो सॉलिड है वो कैसा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रियल सॉलिड है, ट्रू सॉलिड है। और ये सॉलिड की सारी डेफिनेशंस को फॉलो करते हैं, सारे की सारी प्रॉपर्टीज को वेल एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं बच्चों कि ये ट्रू सॉलिड है, रियल सॉलिड है। एक बार फिर से बोलता हूं, मैंने क्या कहा आप लोगों से, कोई भी सॉलिड है पार्टिकल से कंसिस्ट होगा और जिन पार्टिकल से कंसिस्ट होगा अगर उनका अरेंजमेंट इन द सॉलिड रेगुलर है इन ओवरऑल सॉलिड, नॉट इन ओनली स्मॉल रेंज, ओवरऑल सॉलिड के अंदर अगर ये रिपीटेशन एक पैटर्न को फॉलो करते हुए प्रिपेयर है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो सॉलिड है वो कैसा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए वर्ड यूज होता है, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको देखने को मिल रहा है।
यानी कि इसके अंदर पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो थ्रू आउट एक जैसा होता है, पूरे के पूरे लैटिस के पूरे के पूरे सॉलिड के अंदर एक जैसा होता है। अब इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हमें मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड पे ही बात करनी है। अगर बाय द वे हमारा सॉलिड ए एंड बी दो टाइप के पार्टिकल से कंसिस्ट तो है और इन पार्टिकल्स के बीच में पैटर्न भी है, बट ये पैटर्न थ्रू आउट एक जैसा नहीं है। बट ये पैटर्न थ्रू आउट एक जैसा नहीं है। शॉर्ट रेंज में तो ये फॉलो हो रहा है, शॉर्ट रेंज में ये फॉलो हो रहा है, बट आप बोले कि कंप्लीट लैटिस के अंदर फॉलो हो रहा है, नहीं, ओनली शॉर्ट रेंज में फॉलो हो रहा है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी ठोस के अवयवों का जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, वो पूरे के पूरे सॉलिड में अच्छे से रिपीट नहीं कर रही है। शॉर्ट रेंज में एक पैटर्न आ रहा है, उसके बाद पैटर्न नहीं आ रहा है। शॉर्ट रेंज में एक पैटर्न आ रहा है, उसके बाद वो पैटर्न नहीं आ रहा है, थ्रू आउट सिमिलर पैटर्न नहीं है। तो इस टाइप के सॉलिड को हम बोलते हैं सूडो सॉलिड, एमरफॉस सॉलिड। हिंदी में बोले तो अक्रिस्टलीय ठोस। ये ठोस कहने के लिए ठोस हैं, पर एक्चुअल में ये ठोस की सारी डेफिनेशंस को, सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते, इसीलिए हम इनको रियल सॉलिड नहीं कहते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सॉलिड की एक टेंडेंसी होती है कि उसमें फ्लो करने का नेचर नहीं होता। हम सॉलिड को रखेंगे तो वो फ्लो नहीं करेगा, बहेगा नहीं, पर ग्लास में फ्लो करने का नेचर होता है। जब नया कंस्ट्रक्शन होता है, नई बिल्डिंग बनती है, उसमें हम कोई ग्लास लगाते हैं तो उसकी विड्थ अपर साइड से और बॉटम साइड से सेम होती है। अब हमने उसको एक बिल्डिंग पे, एक विंडो पे सेट कर दिया और आफ्टर 6 ईयर 7 ईयर हमने उसको दोबारा से थिकनेस बोथ साइड से मेजर की, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ऊपर जो थिकनेस है वो कम हो चुकी है और नीचे बढ़ चुकी है। इसका मतलब ऊपर जो ग्लास है वो पतला हो चुका है, नीचे जो ग्लास है मोटा हो चुका है। तो उसके पीछे का रीजन है कि पार्टिकल ऑफ ग्लास ऊपर से नीचे की साइड फ्लो कर रहे हैं, और जो पार्टिकल्स ऑफ ग्लास ऊपर से नीचे फ्लो कर रहे हैं, तो ये फ्लो करने की टेंडेंसी सॉलिड की टेंडेंसी तो है नहीं। तो इसका मतलब चीज दिख तो सॉलिड रही है पर ये सॉलिड नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको क्या बोलते हैं कि ये कौन सा सॉलिड है? एमरफॉस सॉलिड है। इसके अलावा बच्चों, हमने रबर के बारे में सुना है, आप लोगों के शूज के सोल्स, आपके स्लीपर्स के सोल्स, ये सब रबर से बनते हैं। आप लोगों ने शॉर्पनर, इरेजर देखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी होती है। अगर हम उसको दबाने की कोशिश करें तो वो काफी हद तक दब जाता है। देखिए, हम लोगों ने कहा इसमें तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, पर वहां तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है वो सॉलिड की डेफिनेशन को वेल एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसका मतलब रबर, ग्लास आर सॉलिड बट नॉट रियल सॉलिड, दे आर एमरफॉस सॉलिड। इनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनका एक डेफिनेट ऑर्डर नहीं, एक डेफिनेट ऑर्डर होगा बट ओनली शॉर्ट रेंज में होगा। ओवरऑल लैटिस के, ओवरऑल सॉलिड के अंदर वो पैटर्न नहीं होगा। बातें क्लियर हो रही है? जो टाइप ऑफ सॉलिड क्या है, सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के फॉर्मेशन में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका रिपीटेशन कैसा है, ओवरऑल थ्रू आउट लैटिस में एक पैटर्न को फॉलो करता हुआ अरेंज है, या फिर शॉर्ट रेंज में है, फिर डिसऑर्डर्ड है। तो अगर वो ओवरऑल लैटिस के अंदर एक ही ऑर्डर को फॉलो करते हुए सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनकर के आएगा। और अगर पार्टिकल्स एक ऑर्डर को शॉर्ट रेंज तक फॉलो कर रहे हैं और ओवरऑल लैटिस के अंदर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये एमरफॉस सॉलिड होगा। एमरफॉस सॉलिड देखने में सॉलिड होते हैं बट उनकी प्रॉपर्टी सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती हैं, इसलिए हम लोग इनको सूडो सॉलिड कहते हैं। हिंदी में बोले तो छद्म ठोस, मतलब जो मजाकिया टाइप के ठोस, दिखते ठोस हैं पर असली में ठोस नहीं होते हैं। बाकी सॉलिड मजाक कहाँ से करेगा। अब हमारे पास इसके कुछ डिफरेंस है बच्चा क्रिस्टलाइन एंड एमरफॉस सॉलिड के बीच में। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं कुछ उनकी। हमने कहा हमको एमरफॉस सॉलिड पर डिस्कस नहीं करना है, लेकिन जो चीजें मैं यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में एक्सप्लेन करूंगा उन्हीं से कोरिलेट करके आप एमरफॉस सॉलिड को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। हालांकि मुझे मालूम है कि मैं अच्छा एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब चीजें क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ तक तो ठीक है।
फिलहाल वीडियो लेंथी ना बने इसके लिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट देता हूँ आप लोगों को, जल्दी ही देता हूँ, मतलब मैं बनाता तो अभी हूँ और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। ओके, बाय बाय।